नमस्कार. इन गोवा 24 तास आणि आरजी हॉस्पिटलच्या वतीनं आरोग्य विषयक हा कार्यक्रम आम्ही तुमच्या समोर पुन्हा एकदा घेऊन आलो आहोत. आरजी हॉस्पिटलनं यापूर्वी आम्हाला किडनी स्टोन, गॉल ब्लॅडर यासारख्या आजारांवरती काय काय उपाय होऊ शकतात आणि त्याच्यावरती निदान कसं करावं याविषयी माहिती दिली होती. आज आपण बोलणार आहोत प्रोस्टेट बद्दल. नेमकं प्रोस्टेट का आहे याविषयी आपल्याला डॉक्टर गिल माहिती देणार आहेत. डॉक्टर गिल तुम्हाला यापूर्वीही भेटले होते. त्यांनी आम्हाला सुंदर अशी किडनी स्टोन बद्दलची माहिती दिली होती. त्याच्यावरती निदान कसं करावं ही संपूर्ण माहिती डॉक्टर गिलने आम्हाला दिली होती. आज आम्हाला ते प्रोस्टेट बद्दल सांगणार आहेत आणि हा खास कार्यक्रम आहे पुरुषांसाठी, कारण हा आजार फक्त पुरुषांमध्ये बळावतो. तर अधिक माहिती आपण जाणून घेऊया डॉक्टर गिल यांच्याकडून. डॉक्टर गिल, आपका फिर से एक बार स्वागत है. आपकी इन्फॉर्मेशन से बहुत लोगों को फायदा हुआ है. हमें बहुत सारे कॉल्स भी आ गए और आज आप हमें प्रोस्टेट के बारे में बताएंगे. तो क्या प्रोस्टेट है? अच्छा, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रोस्टेट है क्या चीज़. तो प्रोस्टेट एक छोटा सा ऑर्गन है. मैं आपको ये मॉडल से दिखाना चाहता हूँ कि अपनी पेशाब की जो थैली होती है, जिसको अपन ब्लैडर बोलते हैं या मसाना बोलते हैं, तो उसकी जो पेशाब की नाली बनती है और जो लिंग में आती है, तो उसका पहला हिस्सा जो है उसके आसपास प्रोस्टेट का जो ग्लैंड है, जो उसका जो मांस है, वो उसको ग्रिप मार के बैठता है. तो ये प्रोस्टेट जो है ये हर एक आदमी में होता है और सिर्फ आदमियों में होता है, औरतों में नहीं होता. तो ये प्रोस्टेट से ही कई प्रॉब्लम्स, जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता जाएगा तो उसके प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ता जाएगा. तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आप समझ सकते हैं कि इसकी पेशाब की नाली पे ग्रिप टाइट होता जाएगा. तो उससे कुछ ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं जिससे आदमी को पेशाब करने में तकलीफ़ आती है. वो मैं बाद में आपको बताऊंगा. तो प्रोस्टेट ये ग्लैंड है, हम जन्म से ही हर एक आदमी के ग्लैंड की बॉडी में होता है और धीरे धीरे ये इसका साइज़ बढ़ता है. प्रोस्टेट एक्चुअली है क्या और इसका फंक्शन क्या होता है बेसिकली? इसका फंक्शन हमारी जो यंग ज़िंदगी है, जब हम छोटे होते हैं, जब हमारी वो ज़िंदगी होती है जब हम बच्चे पैदा करते हैं, तो उसमें हमारा जो धातु है जो निकलता है जब हम सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो उसमें जो स्पर्म्स हैं जिससे प्रेगनेंसी होती है, उसको स्पर्म्स जो हैं वो हमारे जो गोलियां हैं, टेस्टिकल्स हैं, वो बनाते हैं. तो वो स्पर्म्स जो हैं वो उनको नरिश करने के लिए, उनकी लाइफ को बढ़ाने के लिए, उनकी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो फ्लूइड जो ज़रूरी होता है वो प्रोस्टेट बनाता है. तो जो अपना जो सीमेन निकलता है, जो धातु जो निकलता है, उसमें से 30 to 40% जो वॉल्यूम है वो प्रोस्टेट बनाता है. तो प्रोस्टेट के पीछे दोनों साइड पे एक छोटा छोटा पाउच होता है जिसमें वो सीमेन और स्पर्म्स इकट्ठे होते हैं. तो जब भी धातु निकलती है तो वो पाउच कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उससे सीमेन बाहर आता है. तो प्रोस्टेट की वैल्यू क्या है? प्रोस्टेट की वैल्यू अपनी यंग ज़िंदगी में ये है कि वो अपने स्पर्म्स को नरिश करे और बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी को बनाए रखे. तो ये उसकी फंक्शन है. पर धीरे धीरे जैसे जैसे आदमी बड़ा होता जाता है, 40-45 की उम्र के ऊपर चला जाता है, तो ऑब्वियसली बच्चे कम पैदा होते हैं, मतलब होते भी नहीं हैं. तो उसमें फिर इसकी एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, लेकिन इसका साइज़ धीरे धीरे बढ़ता रहता है. कॉमन कितना है ये? गोवा की अगर बात करें तो गोवा में ये सिम्टम्स या फिर ये प्रोस्टेट का ये कितना कॉमन है? गोवा के बारे में स्पेसिफिकली तो ऐसा कुछ नहीं मैं बता सकता, लेकिन जनरल इंडियन पॉपुलेशन में ये काफ़ी कॉमन है. वेस्टर्नर्स में तो इसमें ज़्यादा ही कॉमन है. जो बाहर के इंग्लैंड, यूरोप, यूएसए के जो आदमी हैं उनमें तो जल्दी बढ़ जाता है. तो अगर आप सिर्फ प्रोस्टेट का साइज़ देखें, सिम्टम्स नहीं देखें, तो साइज़ तो 40-45 की उम्र से ही धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है. तो
तो अगर हम 40-45 की उम्र के आदमियों को लें और उनका सोनोग्राफी करें तो हमको पता लगेगा कि उनमें भी 30-40% ऐसे होंगे जिनका प्रोस्टेट उस टाइम से धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो गया है बढ़ना। 40 और से जब ये शुरू होता चालू है। 40-45 से शुरू होता है, किसी किसी का तो और भी जल्दी हो जाता है, लेकिन रेयरली। नॉर्मली 40-45 की उम्र से साइज़ बढ़ना शुरू होता है। और अगर आप 65 साल की उम्र के आदमियों का सोनोग्राफी कराएंगे तो कम से कम आधे ऐसे होंगे जिनका साइज़ बढ़ गया है। अगर आप 80 साल के आदमियों की सोनोग्राफी कराएंगे तो 70-80%, 70 से 80% ऐसे होंगे जिनका साइज़ बढ़ गया है। साइज़ जो है उसका नॉर्मल साइज़ एक यंग आदमी में 20-25 ग्राम से ज़्यादा नहीं होता, लेकिन अगर 30 ग्राम से ऊपर बढ़ जाता है तो उसको फिर बोलते हैं कि ये ग्रेड 1, मतलब ये लेवल 1 प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो गया है। और अगर हो गया है तो वो बस आगे धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। और ये भले भले ही स्लोली बढ़े, किसी में जल्दी बढ़ जाता है। तर ही होती प्रोस्टेट बद्दलची माहिती। याचे सिम्पटम्स काय आहेत, हे जर झाल्यानंतर काय काय होतं आणि त्याच्यावरती उपाय काय आहे हे आपण जाणून घेणार आहोत। मात्र वेळ झालेली आहे अल्पशा विश्रांतीची। कुठेही जाऊ नका। इन गोवाचा हा विशेष कार्यक्रम जो आरजी हॉस्पिटल तुमच्या समोर घेऊन आलाय। ब्रेक नंतर आपलं पुन्हा एकदा स्वागत। आरजी हॉस्पिटलच्या वतीनं आरोग्य विषयक हा खास कार्यक्रम आम्ही तुमच्या समोर घेऊन आलो आहोत आणि आपण माहिती घेतोय प्रोस्टेट बद्दल। डॉक्टरने आम्हाला भरपूर अशी माहिती दिलेली आहे। तर हे प्रोस्टेटचे सिम्पटम्स काय असतात ते आपण जाणून घेऊया। डॉक्टर, सिम्पटम्स क्या होते हैं इसके? तो जैसे मैं फिर मॉडल पे वापस जाता हूँ तो आपको पता हो, मैंने बताया कि ये प्रोस्टेट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो पेशाब की जो नाली है वो धीरे धीरे और टाइट होती जाएगी। टाइट होती जाएगी तो पेशाब की धार जो है उसमें कमी आ जाएगी और ब्लैडर को जोर लगाना पड़ेगा वही पेशाब निकालने के लिए जो नॉर्मली यंग आदमी में आराम से निकल जाता है। पेशेंट को ये महसूस होता है कि जब मैं जाके पेशाब की फीलिंग आई और वो गया और टॉयलेट के सामने खड़ा हुआ तो लेकिन पेशाब एकदम शुरू नहीं होता। सो दैट इज़ कॉल्ड हेजिटेंसी, मतलब उसको शुरू करने में देर लगती है। फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि अगर पेशाब की धार कम हो गई है और ब्लैडर का दम भी अगर थोड़ा बहुत एज की मुताबिक थोड़ा सा कम हो गया है तो ये पूरा खाली नहीं होगा। नॉर्मली आदमी और औरत में 30 साल की उम्र पे अगर हम सोनोग्राफी करें तो नॉर्मली पेशाब करने के बाद कुछ नहीं रह जाता, लेकिन आदमी जिसका प्रोस्टेट बढ़ गया है तो उसके लिए उसका जो ब्लैडर है खाली नहीं होता। अभी कई जन मेरे को आके बोलते हैं कि मैं पब्लिक टॉयलेट में खड़ा होता हूँ, मेरे साथ 3-4 आदमी आते हैं, पेशाब कर लेते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहता हूँ क्योंकि मेरा पेशाब चालू ही नहीं होता, और होता भी है तो बहुत धीरे धीरे आता है, रुक रुक के आता है, मुझे जोर लगाना पड़ता है। तो ये सिम्टम्स हैं। और किसी किसी पेशेंट में तो इसके अलावा ऐसा भी होता है कि उसको जब फीलिंग आती है कि मुझे पेशाब करने जाना है तो उसके दौड़ के जाना पड़ता है, नहीं तो उसका किसी पेशेंट में जाने से पहले ही निकल जाता, क्योंकि ये ब्लैडर अपना जोर लगाया जा रहा है और उसका कंट्रोल नहीं रहता उसके मसल्स में, तो फिर उसका वो लीकेज चालू हो जाती है। दैट इज कॉल्ड अर्जेंसी। दोनों सिम्टम्स एक साथ दिखाई देते हैं, हो मतलब सकते हैं। एक को यूरिन पास करने में तकलीफ और दूसरे को कंट्रोल करने में, और किसी तीसरे को किसी तीसरे को दोनों भी हो सकते हैं। तो ये सिम्टम्स हैं। रात को बार बार उठना, 3-3, 4-4 बार उठना, उसकी ज़िंदगी की मतलब उसकी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो जाती है क्योंकि वो सो ही नहीं पाता ढंग से। और दिन में भी उसको बार बार 6-6, 7-7 बार जाना पड़ता है। उसको ये लगा रहता है कि मेरे को ये ढूंढना है कि मेरा नेक्स्ट टॉयलेट कहाँ है, क्योंकि उसकी उसके दिमाग में यही चलता रहता है कि अगर मुझे पेशाब आएगा तो मेरे को ये ढूंढना है कि टॉयलेट कहाँ है। इसका इन्वेस्टिगेशन किस तरह से किया जाता है? तो इसकी जैसे कोई भी मेरे पास पेशेंट आता है और बोलता है कि मुझे ये सिम्टम्स हैं, तो हमारे पास सबसे पहले एक स्कोर सिस्टम है। मतलब कि हमारे पास 7 क्वेश्चंस हैं, वो 7 क्वेश्चंस को हम पूछते हैं। वो इंटरनेशनली वेरीफाइड क्वेश्चनेयर है, मतलब जो सारी जिंदगी, आप इंग्लैंड में भी जाएं, अमेरिका में भी जाएं, दिल्ली में जाएं, बॉम्बे में जाएं, औरंगाबाद में जाएं, कहीं पे भी जाएं, तो अगर एक अच्छा यूरोलॉजिस्ट आपको देख रहा है तो वो आपको ये 7 क्वेश्चन पूछेगा और ये पूछेगा कि ये 7 क्वेश्चंस जो हैं उनमें वो
कैसे कैसे आपकी ज़िंदगी पे असर कर रहे हैं। तो जैसे किसी ने बोला कि मेरी पेशाब की धार कम है, तो मैं उसको ये भी पूछता हूँ कि अच्छा तेरी हर बार कम होती है, कि 5 में 2 बार कम होती है, कि 5 बार के एक ही बार कम होती है। तो ये सिम्टम्स जो हम पूछते हैं, सिम्टम स्कोर जो बनाते हैं, उससे हमें ये पता लगता है कि पेशेंट जो बोल रहा है वो अलग, वो भी बात है, लेकिन पेशेंट्स के सिम्टम्स उसको कितना दुखी कर रहे हैं, उसकी जो सिम्टम स्कोर है उसका क्या क्या असर है उसकी लाइफ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सिंपली ये प्रोस्टेट जो बढ़ गया है इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऑपरेशन करना है या दवाइयाँ देनी है। हमने तो तब इंटरवीन करना है, तब हमने दखल देना है जब ये प्रोस्टेट जो है सिम्टम्स कर रहा है, और ऐसे सिम्टम्स कर रहा है जिससे पेशेंट की लाइफ ख़राब हो रही है। यूजुअली ये सिम्टम्स आपने बोला कि 30 के बाद 30-40 के बाद, नॉर्मली 40-45 पे आने शुरू हो जाते हैं। लोग थोड़ा सा इग्नोर भी करते हैं, तो जब 50-60 साल के होते हैं तो तब थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तब आते हैं मेरे पास। तो ये इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ा रोल यही है। फिर उसके इनिशियल बेड, फिर उसके बाद हम पेशेंट्स को कुछ टेस्ट भी कराते हैं। एक तो सिंपल टेस्ट है यूरिन का, किसी किसी पेशेंट में यूरिन इन्फेक्शन होती है जिससे ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, तो वो यूरिन की इन्फेक्शन को भी अलग रखने के लिए, पता करने के लिए कि क्या है कि नहीं, एक सिंपल सा यूरिन का रूटीन टेस्ट कराते हैं। फिर एक टेस्ट है क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन जो है वो किडनी का टेस्ट है। अगर ब्लैडर खाली नहीं हो रहा तो बहुत रेयरली किसी किसी पेशेंट में ऐसा भी हो सकता है कि वो ब्लैडर बैक प्रेशर मार रहा है किडनीज को, और अगर ब्लैडर ही नहीं खाली हो रहा तो ऊपर से यूरिन कहाँ से आएगा, तो उसका क्रिएटिनिन हिल जाता है, तो हमको एक इंडिकेशन मिल जाता है कि ये इसकी सिवियरिटी ज़्यादा है, तो इसका रिस्क फैक्टर भी है। और एक और टेस्ट होता है जिसको हम लोग यूरोफ्लोमेट्री बोलते हैं। तो यूरोफ्लोमेट्री में क्या है कि पेशेंट खूब सारा पानी पीता है, अपना ब्लैडर भर लेता है, और हमारे पास एक टॉयलेट जैसी मशीन है, तो जिसमें जब वो यूरिन पास करेगा तो हमको एक ग्राफ, एक रीडिंग आ जाती है कि कितना उसका स्ट्रॉन्ग है फ्लो। मैं आदमी से पूछूंगा और आदमी बोलेगा मेरा तो फ्लो वीक है या मेरा तो फ्लो बहुत अच्छा है, लेकिन सच में उसका क्या फ्लो है वो यूरोफ्लोमेट्री से पता लगता है। और ये आरजी हॉस्पिटल में है। और किस जो मैक्सिमम फ्लो है अगर 10 मिलीलीटर से कम है तो वो ऑब्स्ट्रक्टेड हो सकता है, अगर 15 से ज़्यादा है तो वो नहीं ऑब्स्ट्रक्टेड। तो ये एक और चीज़ है। तर ह्याची ट्रीटमेंट कशी होते आरजी हॉस्पिटलमध्ये ते आपण जाणून घेणार आहोत। कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा इन गोवावरचा हा विशेष कार्यक्रम। इन गोवाच्या या विशेष कार्यक्रमात आपलं पुन्हा एकदा स्वागत। आरोग्य विषयक हा विशेष कार्यक्रम आरजी हॉस्पिटल आपल्या समोर घेऊन येत आहेत आणि आपल्या बरोबर आहेत डॉक्टर गिल, जे आपल्याला प्रोस्टेट बद्दल माहिती देत आहेत। त्याचे सिम्पटम्स आम्ही ऐकले, तो कोणाला होतो ते आम्ही ऐकले, आणि आता आपण जाणून घेणार आहोत ट्रीटमेंट। सो डॉक्टर, इसका ट्रीटमेंट किस तरह से होता है हॉस्पिटल में, क्या? अच्छा, तो मैंने जैसे आपको बताया कि इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन जो थी वो उसके सिम्टम्स हैं, वो कितने बुरे हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि वो 7 क्वेश्चंस को पूछने के बाद हम लोग एक स्कोर बनाते हैं जिससे हमें ये पता लगता है कि इसकी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम इसको कितना दुखी कर रही है। तो हमारे पास एक ग्रेडिंग सिस्टम है। वो स्कोर अगर 0 to 7 है, 0 to 8 है, तो वो इसका मतलब है कि वो उसको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है, उसको हम मेडिसिन से या उसके लाइफस्टाइल चेंजेस से वैसे भी हम उसको उसकी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अच्छा, फिर बीच वाला हिस्सा है जिसका सिम्टम स्कोर 9 से लेके 18 तक है। तो 9 से लेके 18 तक का जिसका स्कोर है, इसका मतलब उसको वो काफ़ी दुखी कर रहा है प्रोस्टेट। इसका मतलब हम उसको कम से कम मेडिसिन तो चालू करेंगे ही, और अगर नहीं अच्छा हुआ मेडिसिन से, उसके सिम्टम्स नहीं अच्छे हुए, तो हम उसको सजेस्ट करेंगे कि आप सोच सकते हैं कि अगर सर्जरी, कुछ मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी करानी है, लेज़र कराना वगैरह वगैरह। किसी कंपल्सरी नहीं है कि नहीं, मैंने आपको पहले भी बोला, हर एक आदमी का प्रोस्टेट बड़ा होता है। और कितने ही आदमी, मेरे व्यूअर्स आप जानते हैं, कितने ही आदमी ऐसे होते हैं जो सारी ज़िंदगी निकल जाती है उनकी, उनको प्रोस्टेट दुखी ही नहीं करता। तो उनको क्यों हम दुखी करें, हम क्यों ऑपरेट करें? सिर्फ इसके लिए कि उसका साइज़ बढ़ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको
हम मेडिसिन या सर्जरी करें। वो जब वो उसके सिम्टम्स, जब बड़े होने से उसके सिम्टम्स से वो बेचारा बार बार उठ रहा है, दिन में बार बार जा रहा है, पेशाब की धार नहीं अच्छी है, पेशाब खाली नहीं हो रहा वगैरह वगैरह, वो जब सिम्टम्स काफ़ी हो जाते हैं तब हम जाके इंटरवीन करते हैं, तब हम जाके उसके लाइफ में दखल देते हैं। और कुछ ऐसे बुज़ुर्ग होते हैं जो रुकते नहीं हैं, मतलब उनको मैं कई बार बोलता हूँ कि आपको अगर फीलिंग आती है कि मुझे जाना है और उनको ये मालूम है कि मेरे घर में बगल में टॉयलेट है, तो उनका दिमाग बोलता है कि नहीं यार मैं चलो अभी जा ही आता हूँ। एक्चुअली वो ब्लैडर नहीं बोल रहा कि जाने को, उनका ब्लैडर नहीं बोल रहा कि जाओ अभी, वो रोक भी सकते हैं। तो यही चीज़ें, ब्लैडर को रीट्रेन कैसे करना है, ये चीज़ उसको सिखाई जाती है। तो दिस इज़ नो ट्रीटमेंट्स, दिस इज सिंपली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस फॉर दोज पेशेंट, मतलब वो पेशेंट्स के लिए जिनकी सिम्टम्स इतने ज़्यादा नहीं हैं। और ये इनिशियली जब समझ में आता है, अगर वो सेल्फ एग्जामिनेशन करने के बाद अगर पता चला कि ये सिम्टम्स है तो आपके पास आके पूछ सकता है और हम वो चीज़ें उनको समझा सकते हैं कि ये चीज़ें कर लो अपनी, और इसी से आप ठीक हो जाएंगे। दवाइयाँ जरूरी थोड़ी खानी है, ठीक है। फिर और आगे जाते हैं, तो जैसे मैंने बोला जो मीडियम स्कोर है जिनका, तो उनको हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट पे इनिशियली चालू करते हैं। आजकल नियरली 60-70% ऑफ पेशेंट्स, जिनको 60-70 ज़्यादा ही बल्कि, जो पेशेंट्स हैं जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, उनको हम मेडिकल ट्रीटमेंट पे ही पहले लाते हैं। 20 साल 25 साल 30 साल पहले ऐसा होता था कि जिसको भी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, चल भाई उसका ऑपरेशन कर दो पकड़ के। तो आजकल वो जो एटीट्यूड है वो चेंज हो गया है और हम पहले मेडिसिन्स ला के ट्रीट करते हैं। तो हमारे पास मेडिसिन्स हैं जो प्रोस्टेट का ओवरऑल साइज़ छोटा करती हैं बाय 20 to 30%, तो वो छोटा हो जाता है तो धार अच्छी हो जाती है। हमारे पास वो टैबलेट्स हैं जिनसे प्रोस्टेट अपने आप रिलैक्स हो जाता है अंदर से, तो रिलैक्स हो जाता है तो फिर धार अच्छी हो जाती है, उसका ब्लैडर अच्छा खाली होने लग जाता है। हमारे पास वो टैबलेट्स हैं, ये दोनों चीज़ों को मिला के दे सकते हैं, कॉम्बिनेशन थेरेपी जिसको बोलते हैं, तो वो भी है। और हमारे पास ऐसे ट्रीटमेंट्स भी हैं जिनसे प्रोस्टेट के अंदर के जो सेल्स हैं जो बड़े हो गए हैं, उनको छोटा करने के लिए हमारे पास वो भी हैं, जिनको 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स बोलते हैं। उसके 2 टाइप्स आते हैं, फिनेस्टराइड, डुटास्टेराइड। तो वो उससे भी उनकी जो साइज़ कम हो जाता है, तो उससे भी पेशाब की जो सिम्टम्स हैं काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये जो टैबलेट्स, जो भी दवाइयाँ मैं बोल रहा हूँ, ये आपको कंट्रोल करेंगी, मतलब पेशेंट को कंट्रोल में लाएंगी, ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट तो वही है ना कि जिससे अगर ये मांस अगर अंदर बढ़ा हुआ है तो किसी तरह ये मांस अंदर से साफ़ होना चाहिए, तभी रास्ता बनेगा पेशाब की धार को अच्छी तरह निकलने का। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ, हर एक को सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पास कितने पेशेंट्स आते हैं और मैं कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि आप कितने दिन से आपको सफरिंग हो रही है, आप कितने दिन से आपको सिम्टम्स चल रहे हैं, कभी ये दवाई खा ली, कभी गांवटी दवाई खा ली। ठीक है, उनका भी अपना रोल है, मानता हूँ, लेकिन अगर नहीं ठीक हो रहे तो किसी स्पेशलिस्ट को आके दिखा लो। एक सोनोग्राफी कराने में कितने पैसे और कितना टाइम लगता है? सो बेसिकली प्रोस्टेट नॉर्मल एनलार्जमेंट है, हर किसी को तकलीफ नहीं देता, लेकिन बढ़ता ही है धीरे धीरे। और अगर उसके सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो इनिशियल स्टेज पे आके किसी पेशेंट को, जैसे मैंने बोला, वो 7 सिम्टम्स हैं, पेशाब की धार कम होना, हेजिटेंसी होना, शुरू करने में टाइम लगना, जोर लगाना, ब्लैडर खाली नहीं होना, रात को बार बार जाना, दिन में बार बार जाना, और दौड़ना पेशाब को करने के लिए। तो ये 7 क्वेश्चंस जो हैं, ये अगर आदमी खुद ही सोचता रहे और खुद ही उसको लगे कि नहीं मेरे को तो कुछ धीरे धीरे हो रहा है, तो जल्दी से आके इन्वेस्टिगेशन करा के आपके पास आने के बाद वो आप क्वेश्चंस सारे पूछोगे, हम डिटेल में क्वेश्चंस पूछते हैं, और फिर उसके बाद हम असेसमेंट करते हैं कि इसमें कुछ करना भी है कि नहीं, सिर्फ इसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है, इसकी डायबिटीज़ अच्छी करनी है, इसकी पानी ठीक करना है, या मेडिकल ट्रीटमेंट देना है। नॉर्मली जैसे मैंने बोला 70-80% को सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट से ही काम बन जाता है। तर गंभीर हा दिसतो वरच्यावर असा आजार, पण खूप गंभीर आहे। आम्ही बघतो आमच्या आजूबाजूला जे वयस्कर लोक आहेत त्यांच्यामध्ये हा आजार आम्हाला प्रामुख्याने दिसतो, पण
जसं डॉक्टरने सांगितलं की हा तिथपर्यंत पोहोचण्यापूर्वी इनिशियल स्टेजला हे सगळं घडतं, त्यामुळे जरा लक्ष द्या. डॉक्टर्सने जे सिम्पटम्स सांगितलेले आहेत त्याच्याकडे लक्ष द्या. आणि जर तुम्हाला वाटतं की हे सिम्पटम्स तुमच्यामध्ये आहेत तर आरजी हॉस्पिटलमध्ये या. त्याच्यावरती ते निदान करतील, तुमचे काउंट करतील. उस काउंट को क्या बोलते की सिम्पटम स्कोर. सिम्पटम स्कोर तुमचा नक्की चेक करून बघा आणि शक्यतो इनिशियल स्टेजलाच ह्या सगळ्या गोष्टी कंट्रोलमध्ये ठेवा. तुम्हाला जर अधिक माहिती पाहिजे असेल याविषयी किंवा डॉक्टरांना भेटायचं असेल तर तुम्ही आरजी हॉस्पिटलमध्ये जाऊ शकता, त्यांच्याशी संपर्क साधू शकता. तुम्हाला स्क्रीनवरती नंबर दिसतोय. आणि इतर घडामोडींसाठी तुम्ही पाहत राहा इन गोवा 24 तास.